सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 के संजीव डेस्क वर्क में मॉडल पेपर नंबर 4 खंड ब का सवाल नंबर 11 करेंगे। सवाल नंबर 11 में हमें दिया गया है यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 में हमें दिया गया है और सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी उन्नयन कोण ये ऐसा सवाल है, ये हमें समझना होगा, ये प्रश्नावली 9 से है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक शेप, एक आकृति बनानी पड़ेगी। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, उसकी लंबाई और उसकी छाया की लंबाई, ये उसकी लंबाई और ये उसकी छाया की लंबाई, क्योंकि छाया हमेशा नीचे की तरफ रहेगी। तो छड़ की लंबाई का अनुपात जो प्रथम है 1 और छाया की जो लंबाई है उसका अनुपात जो दूसरा दिया गया √3, ये अनुपात में दिया गया है। तो हमें यहाँ पर कोण निकालना है कितने डिग्री का आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ लंबाई और आधार इन दोनों का ध्यान रखना है। और हमें पहले ही बताया था जैसे कि लाल कक्का की हेल्प से, इस ट्रिक की हेल्प से आप देख सकते हो कि जो हमारा लंब और आधार किस में आ रहा है। वैसे पहले ही बताया गया था लंब और आधार आता है tan में, और अगर आप उल्टा लेते हो आधार बटा लंब तो आएगा कोट में। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 1/√3, ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार, और लंब बटे आधार किस में आता है tan में, और कोण अभी पता नहीं है। तो ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पर 1/√3 है बराबर में tan। अब अगर tan है तो tan में देखेंगे सारणी जो होती है त्रिकोणमितीय सारणी, उसमें tan के अंदर 1/√3 मान कितने डिग्री पे आता है, ये आता है 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर tan में जो थीटा था, जो एंगल था, वो आया 30 डिग्री का। तो हम बता सकते हैं कि जो सूर्य का उन्नयन कोण रहेगा वो कितना डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 11 होता है समाप्त। आगे सवाल नंबर 12। हमें यह दिया गया यदि एक बिंदु है ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए बी व ऐसी दो स्पर्शकाएं खींचनी है। सबसे पहले ऐसे जब भी सवाल मिलते हैं इनके अंदर हमें जो भी आकृति बनती है वो बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ओ केंद्र वाला वृत्त। तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र क्या रहेगा, ओ। और फिर इसमें हमें देखना है कि कोई भी बिंदु ए कहीं पर भी हम ले सकते हैं और उससे ओ केंद्र वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा डालनी है। तो स्पर्श रेखा तब डलेगी जब वो बिंदु ए वृत्त से बाहर होगा। तो आप किधर भी बाहर ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया यहां पर हमारा बिंदु ए, और इसी ए वाले बिंदु से हमने ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डाल दी है। ये आप बिंदु कहीं पर भी ले सकते हैं, इधर, इस तरफ, इधर, किसी तरफ भी ले सकते हैं। और जो हमने स्पर्श रेखाएं डाली है वो है ए बी और ए सी। तो ए से लेके बी और ए से लेके सी। अब हमें यहां पे ये देखना है कि स्पर्श रेखाएं, और हमें पूछा गया, यहां दिया गया हमें बी ओ सी। ध्यान से देखिएगा, बी ये रहा, ओ हमें ये मिलाना पड़ेगा, और सी ये वाला। तो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 140 डिग्री का, जो हमें दिया गया। बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल हमें बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें जब भी स्पर्श रेखाएं डाले जाए और स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाया जाए तो ये 1 2 3 4 भुजा बन रही है, यानी कि 4 कोण बनेंगे, जिसमें एक हो गया बी ए सी, एक हो गया बी ओ सी, और दो कोण है ओ बी ए और ओ बी ओ सी ए। लिख लेते हैं हम यहां पर। पहला कोण हो गया बी ओ सी, दूसरा कोण हो गया है बी ए सी। अब यहां पे ध्यान से देखें, ए बी ओ ये वाला भी एक कोण बन रहा है, ए बी ओ, और एक कोण बन रहा है ए सी ओ ये वाला।
और जब चार भुजाएं वाले आकृति हो और चारों कोणों को जोड़ा जाए तो योग हमेशा आता है 360 डिग्री, क्योंकि ये चतुर्भुज बन रहा है चार भुजाओं वाला, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना आता है 360। अब देखते हैं बीओसी। बीओसी तो हमें दिया गया था पहले से 140 डिग्री है। बीएसी हमसे पूछा गया है, निकालना है हमें। और अब ये दो कोण हमें जो दिए गए इनके बारे में हम पहले लिख लेते हैं ताकि यहां पर हम सीधा मेंशन कर सकते हैं। ए बी ओ ये वाला कोण और ए सी ओ ये वाला कोण दोनों बराबर है और दोनों 90 डिग्री के। क्या कारण है 90 डिग्री का, तो चलिए समझते हैं हम। केंद्र से वृत्त पर स्पर्श रेखा पर जो भुजा डाली जाती है वो होती है त्रिज्या, और ये त्रिज्या जब स्पर्श रेखा पे डाली जाएगी तो हमेशा 90 का कोण बनाएगी, पर में 10.1। याद रखिएगा, सेम ये है, केंद्र से परिधि तक त्रिज्या और ये वृत्त की स्पर्श रेखा पे डाली जा रहा है तो ये हमेशा लंब रहेगा 90 डिग्री का कोण। तो इनका कोण कितना रहेगा 90 डिग्री का, योगी प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो कोण ए बी ओ भी 90 का रहेगा और कोण ए सी ओ भी कितने का रहेगा 90 का, बराबर में 360। अब बी ए सी और प्लस में 140 और 90 और 90 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 320 डिग्री, बराबर में 360। कोण बी ए सी बराबर में 360 डिग्री था और ये प्लस का 320 जब इधर आया तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो बी ए सी बराबर 360 माइनस 320 कितना बचेगा 40 डिग्री। तो इस तरीके से हमें कोण बी ए सी का मान पूछा था, बी ए सी का मान कितना है 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। सवाल नंबर 13, हमें यहां दिया गया एक वृत्त है। वृत्त का चाप का केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि इसके लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 77 सेमी स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, एक वृत्त दिया गया है और हमें ध्यान रखना है कि वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखो ये होता है वृत्त का चाप और ये केंद्र पे कोण बना रहा है 45 डिग्री का, और साथ में इसने जो ये लघु त्रिज्याखंड जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको कोई भी क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना हो या दिया हो उसी का फॉर्मूला लगाना है, तो हम ये लघु त्रिज्याखंड जो बन रहा है इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल दिखेंगे जो हमें दिया गया है 77 बराबर थीटा के नीचे थीटा हमें दिया गया 45 डिग्री कोण बटे में 360 और गुणा में पाई की जगह हम पाई का मान रख देंगे जो होगा 22/7 यदि और कोई निर्देश नहीं है तो, और आर जो कि हमसे पूछी गई है तो आर हमें पता नहीं, ऊपर रहेगा स्क्वायर एज इट इज। अब हमें सिंपल देखना है, ये 77 है बराबर है, इधर जो कट सकता है हम उसे काट देंगे। जैसे ध्यान से हम देखते हैं ये आप 5 के पाड़े से या 45 के पाड़े से भी कट सकता है, जो हमने पहले भी काटा था। हम नॉर्मली किसी और पाड़े से काट के एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर आप इसे 15 के पाड़े से काटते तो ये कटेगा 15 से 3 बार 45 और ये कटेगा 15 दूना 30 बच गया 6, 15 चौक 60 और 3 से 24 फिर कट जाएगा 8 बार। हम एक बार ज़्यादा नहीं काटेंगे, आगे लिख लेंगे, ट्रांसफर करेंगे, वरना यहाँ पे फिर कुछ समझ नहीं आएगा। अब हमें पता है ये 45 तो पूरा कट चुका है, तो गुणा में क्या बचा है 22, तो हम इसे आगे लिख देते हैं। बट्टे के अंदर हम देखते हैं यहां पर बचा हुआ है एक 8 और गुणा में बचा हुआ है इधर 22/7 और आर स्क्वायर। आगे हम देखते हैं ताकि समझ रहेगा। अब हमें करना क्या है, ये जो आर स्क्वायर है इसे हम एक तरफ छोड़ देते हैं और बराबर में इधर 77 था। अब हमें पता है कि आर के साथ जो गुणा में संख्याएं थी वो बराबर से उधर किस में आ जाएगी भाग में, यानी कि 22 और यहां पर क्या बचा था हमारा, एक सेकेंड, ये 22 हम लिख चुके हैं
ये हमने दोबारा लिख दिया है क्योंकि ये 22 पहले लिख दिया है, फिर हमने दोबारा लिख दिया, 22 हो चुका है। तो ये 22 जो था गुणा वो भाग में आ गया है, और भाग में बचा था 8 और 7, वो कहाँ चला जाएगा? गुणा में। एक बार ध्यान से देखते हैं, ये पूरा कट चुका था, ये 22 था, वो हमने 2 बार लिख लिया था, सिंगल टाइम लिखते हैं, और बट्टे में 8 और 7 बचा था और आर स्क्वायर था, तो आर को इधर रखेंगे, बराबर में 77 था। अब आर के साथ जो गुणा में है 22 वो चला जाएगा भाग में बराबर के उधर, और जो भाग में है 8 और गुणा में 7 वो चला जाएगा इधर गुणा में, 8 गुणा में 7। इसके आप गुणा भी कर सकते हो या बाद में इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब यदि ये कट रहा है तो हम इसे काट देंगे, जैसे ये कट रहा है 11 के पार्ट से, 11 दूना 22 और 11 साते 77, और 2 से अभी फिर भी कट रहा है, 2 से 2 चौके 8। तो देखिए भाग में अब कुछ बचा नहीं है, आगे हम लिखते हैं आर स्क्वायर है और बराबर में बचा क्या है? 7 गुणा 4 गुणा 7। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 7 की गुणा 4 से करेंगे 28, और 28 की गुणा 7 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 196। जब हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 196। अब हमें करना क्या है, आर के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, और जब हम 196 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 14 सेमी। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर जो 13 होता है वो भी कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें आर पूछी गई थी, आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है 14 सेमी, और ये हमारा सवाल हो चुका है समाप्त। सवाल नंबर 14 खंड 6 से, इसमें हमें 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जो अथवा में दिया जाएगा, और ये दोनों क्वेश्चन जो हमें एक ही प्रश्नावली से जो दिए जाएंगे, जो हमें अभी दिया गया है 5वीं प्रश्नावली से। इसमें हमें क्या करना है, जैसे 14 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया किसी एपी का 17वां पद और उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अथवा वाला हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो हम ध्यान से देखते हैं, हमें सबसे पहले क्या दिया गया, किसी एपी का 17वां पद, और 17वां पद होता है A17, और अगर हमें कोई पद दिया गया तो सिंपली हमें सबसे पहले उस पद की जो समीकरण है वो बना लेते हैं हम। जैसे कोई भी पद की समीकरण क्या बनती है, a प्लस एन, एन हमारे पास कितना है 17, माइनस 1 गुणा में डी। वैसे सिंपली आपको बताया गया है a प्लस जितना पद हो उससे 1 कम कीजिए और गुणा डी से कर लीजिए, ये हो गया हमारा 17वां पद। और इसके साथ हमें दिया गया था 10वां पद, तो 10वें पद की समीकरण क्या बनेगी, सिंपल सा जैसे बताया गया a प्लस जितना पद है उससे कम कर लीजिए, तो 10 से कम करेंगे 9 और d। तो ये हमारी जो समीकरण 1 बन गई थी और ये हमारी समीकरण 2 बन गई है। और साथ में दिया गया उसे ध्यान कर लेते हैं, सार्वंतर यानी हमें d निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में दिया गया 17वें पद से 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर कि दोनों का अंतर 7 है, अधिक का मतलब इनका अंतर। जैसे अगर आपको बताया जाता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र से दूसरा व्यक्ति 7 वर्ष अधिक है, तो मैं ये मानूंगा एक व्यक्ति मान लीजिए 10 वर्ष है तो दूसरा 17 वर्ष है, यानी कि पहला दूसरे से 17 वर्ष अधिक है, यानी उनका अंतर वो है जो आपको बताया गया। तो हम इनका अंतर निकाल सकते हैं। जो बड़ा पद हमें दिया गया है उसमें से छोटा पद जो है 10, उनका अंतर कितना है 7 है, यानी पहले से दूसरा पद 7 अधिक है, तो अंतर मतलब 7 है। ये समझ गए होंगे आप अंतर कैसे निकला है। A17 की जगह A17 की समीकरण जो बनती है a प्लस 16d माइनस, और A10 की जगह A10 की समीकरण जो बनती है a प्लस 9d। जैसे मैंने बोला था कि जब एक से अधिक उसके पार्ट बन रहे हो तो ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, बराबर में कितना है 7। अब ध्यान से देखते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा a प्लस 16d, लेकिन ये निशान से देखो क्या बदलता है, माइनस a, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 9 का 9 और d का d, बराबर में कितना है 7।
अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर a प्लस का और a माइनस का, प्लस माइनस क्या हो गए क्रॉस, और 16d और 9d प्लस और माइनस क्या होंगे माइनस, 16d माइनस 9d क्या रहेगा 7d, और बड़ी संख्या प्लस की है, बराबर में क्या है 7, तो d बराबर 7 है, और d के साथ जो गुणा में संख्या थी वो भी किस में आ जाएगी भाग में, तो 7 से 7 कटा तो d बराबर कितना आया 1। यानी कि जो 14वें का पहला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हमसे पूछा गया था सार्वंतर यानी कि d, तो सार्वंतर हमारा कितना निकला है 1। इससे अधिक ना हमें पूछा गया है और ना हमें अभी बताना है। फिर इसी का जो अथवा में दूसरा क्वेश्चन है वो हम समझते हैं। वो हमें यहाँ पे दिया गया है, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमें दी गई है सबसे पहले एक एपी दी गई है, तो हमें पता है एपी से हमें मिल गया है ए कितना है 3, साथ में हमें मिल गया डी, यानी A2 माइनस A1 करते ही D आ जाएगा, तो A2 है 15 और उसमें से A1 यानी कि 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास D भी आ गया 12। A और D आने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है। आगे हमें दिया गया है कि यहां पर कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। सबसे पहले बात आई है 54वें पद की, तो 54वां पद हमें निकालना पड़ेगा, और 54वां पद निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, कोई भी पद निकालना होता है तो हमें क्या करना है, a प्लस में जितना पद हमसे पूछा गया उससे एक कम करके d से गुणा कर दो। तो क्या होगा, जैसे हमें 54वां पद निकालना है तो 54वें पद से पहले a हमारे पास इसकी AP से हमने निकाल लिया है 53, और गुणा में d भी हमने निकाल लिया है, तो हमारे पास 54वां पद कितना निकल रहा है, सिंपली हमें क्या करना है 3 प्लस और 12 की गुणा जब हम 53 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 636। यानी सिंपल हमें क्या करना है कि दोनों को प्लस करना है, 3 प्लस 636, तो ये आ गया 639। ये आया हमारा 54वां पद। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें पूछा गया 54वें पद से 132 अधिक है, वो कौन सा पद है। तो 54वां पद एक्चुअली हमारे पास था कितना, हमारे पास था 639, और उस 639 से 54वें पद से अधिक था 132, तो नंबर कितना आया है, ये आ गया हमारे पास 771। दोबारा बता देते हैं, एपी से हमने ए और डी निकाल लिया था, 54वां पद था, 54वां पद भी निकाल लिया। बोला ये जा रहा है 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद 639 था, उससे 132 अधिक यानी 771। ये पद है, कोई पद की संख्या है, और वो पद हमें बताना है कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास an यानी an का फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास क्या है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, वो an हमारे पास है 771, बट हमारे पास a भी है। यहाँ पर a हमारे पास कितना है, इसी सवाल में चल रहे हैं तो इसी का a 3 प्लस n, वो पद हमें पता नहीं है, वो पद हमें निकालना है, और पद हमेशा होता है n, और गुणा में d हमारे पास था, कितना था d हमने निकाला था 12, तो हमें सिर्फ ये पद निकालना है, तो 771 है। अब देखो सर, यहां बराबर से इधर प्लस का 3, बराबर से इधर आए तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, बाकी एज इट इज वैसे का वैसा, सिर्फ ये प्लस का 3 बराबर से उधर था, बराबर से इधर आती है किसका आ जाएगा माइनस का, तो 771 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 768। बराबर में ये n माइनस 1 है, गुणा में 12 था, बराबर से उधर गुणा में 12 है, जब बराबर से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में 12, और ये n माइनस 1 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब हमें करना क्या, 768 में 12 का भाग लगाना है, तो हम लगा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ये जाएगा 12 छिंक 72, बच गया 4, 12 चौक 48, 12 से 768 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 64 बार पूरा पूरा चला जाएगा। अब बराबर में n माइनस 1 था, हमें क्या करना है n रखना है, और ये माइनस का एक बराबर से इधर आएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का, तो 64 रेट क्या हो गया 65, और ये क्या आया है पद, वह पद, तो पद, वो पद कौन सा था जो 54वें पद से 132 अधिक था, वह पद कौन सा है 65वां पद है। तो हमें सिर्फ इतने लिखना है कि वह 65वां पद है जो
54वें पद से 132 अधिक था। तो सिंपली क्वेश्चन कितना ही बड़ा होगा, लेकिन हमने इसे स्टेप बाय स्टेप किया है तो हमारा क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो चुका है।